स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो कल हमने देखा था कि किस तरीके से आद्य ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड से हमको क्या-क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है बेसिकली पौराणिक ग्रंथों से। तो आज हम देखेंगे कि उत्तराखंड में कुमाऊँ क्षेत्र से हमको क्या-क्या जानकारी मिलती है पौराणिक कथाओं से। तो अगर पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें तो कुमाऊँ क्षेत्र का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, मानसखंड या फिर कूर्मांचल। और इसको कूर्मांचल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे विष्णु भगवान जी ने चंपावत के कांतेश्वर पर्वत में कच्छप अवतार लिया था। ठीक है, तो इस वजह से इस जगह का नाम कूर्मांचल पड़ा। धीरे धीरे आगे चलकर प्राकृत में इसको कुमू और हिंदी में इसका नाम क्या पड़ गया, कुमाऊँ पड़ गया। वही अगर स्कंद पुराण में देखें तो इसमें मानसखंड के जो प्रारंभिक राजा थे, राजा जनमजेय और सूत पौराणिक, इनके बीच में संवाद की जानकारी हमको प्राप्त होती है। वहीं अगर ब्रह्म और वायु पुराण के अनुसार देखें तो इस क्षेत्र में यानी कि कुमाऊँ क्षेत्र में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग और विद्याधर जातियां निवास करती थी। कौन कौन सी? किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग और विद्याधर। वहीं अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से हमको पता चलता है कि यहाँ पे किसके निवासों की पुष्टि करता है, ये यक्षों के। यहाँ पे यक्ष लोग भी, इन यक्षों ने भी क्या किया था, निवास किया था। कुमाऊँ में अगर हम देखें जितने भी मंदिर हैं वो ज़्यादातर मंदिर जो है उनसे हमको नाग जाति के निवास के बारे में हमको पता चलता है। जैसे कि बैरी नाग, काली नाग, पिंगल नाग, वासुकी नाग, ये सारे के सारे क्या हैं, मंदिर हैं। इनसे हमको क्या पता चलता है कि यहाँ पे कभी ना कभी नाग जातियों ने भी निवास किया था। इसमें से इन्हीं नाग मंदिरों में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है, बैरी नाग, जो कि कहाँ पे स्थित है, पिथौरागढ़ में। वहीं अगर हम देखें जागेश्वर धाम में, मानस खंड के अनुसार अगर हम देखें कि जागेश्वर धाम में शिवजी ने तपस्या की थी और यहीं पे क्या हुआ था, कार्तिकेय का जन्म हुआ था। वहीं अगर हम महाभारत के वन पर्व के अनुसार देखें तो ऋषि धौम्या सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं। ठीक है, पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए काम आदेश का यूज किया गया है। ठीक है, तो बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है, कामादेश। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख। तो ये हमने देखा आद्य ऐतिहासिक काल में कुमाऊं और गढ़वाल के बारे में हमको पौराणिक ग्रंथों से क्या क्या जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं कि इसमें से जो और भी हमको जानकारियाँ मिलती हैं वो अभिलेखों से मिलती है। तो ये जो प्रमुख प्रमुख लेख हमको उत्तराखंड में कौन कौन से स्थान पर मिले और क्या क्या लेख, कौन से लेख हमको प्राप्त हुए, हम देखते हैं। तो जो हमको शिलालेख मिले हैं, शिलालेख यानी जो पत्थरों पे लेख लिखे गए हैं, वो बेसिकली हमको कालसी, लाखा मंडल, सिरोली और माणा में मिले हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, कालसी, लाखा मंडल, सिरोली और माणा। जौनसार भाबर स्थित लाखा मंडल से, जौनसार भाबर स्थित लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिला। इनसे जानकारी मिलती थी कि कभी यहाँ पे यदुओं ने भी क्या किया था, शासन किया था। वहीं अगर हम देखें देवप्रयाग और कल्पनाथ, इनकी गुफाओं में भी हमको अनेक प्रकार के लेख मिले हैं। नैनीताल, बाड़ावाला, इन जगह पे हमको ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। तो ईंट पर उत्कीर्ण लेख कहाँ पर मिले हैं, नैनीताल और बाड़ावाला में। त्रिशूल लेख कहाँ पर मिले हैं, गोपेश्वर और बाड़ाहाट में। ठीक है, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं शती के गणपति नाग और 12वीं शती के अशोक चल के त्रिशूल लेख मिले हैं। तो गोपेश्वर में हमको जो भी त्रिशूल लेख मिले हैं उनके बारे में हमको क्या जानकारी मिलती है कि वहाँ पे जो रुद्र शिव का मंदिर है वहाँ पे 6वीं शताब्दी में गणपति नाग ने कभी शासन किया था और 12वीं शती के अशोक चल ने भी वहाँ पे क्या किया होगा, शासन किया होगा। तो उनके हमको लेख मिले हैं जो कि त्रिशूल लेख हैं। वहीं अगर हम बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख हमको 2 जगह से मिले हैं, एक है गोपेश्वर और एक है बाड़ाहाट यानी उत्तरकाशी वाली जगह से। तो इस त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। वहीं अगर हम देवलगढ़ और कोलसारी इन जगह पे देखें तो हमको मूर्ति पीठिका लेख यानी मूर्ति पे कोई लेख लिखा हुआ होगा तो वो हमको मिला है। कहाँ पे, देवलगढ़ और कोलसारी से। कुषाण कालीन मुद्राएं मुनि की रेती और सुमाड़ी से प्राप्त हुई है। तो जो मुद्रा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, वो भी कुषाण काल के, कुषाण कालीन जो मुद्राएं मिली है मुनि की रेती और सुमाड़ी से मिली है। वहीं कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र शिलालेख,
ये कहाँ से, पांडुकेश्वर से हमको 4 मिले हैं। ठीक है, तो जो कार्तिकेयपुर के जो राजा थे उस टाइम पीरियड के जो है ताम्रपत्र और शिलालेख दोनों कहाँ, पांडुकेश्वर से हमको कितने मिले हैं, 4। खंडारा से मिले हैं 1। ठीक है, बाकी बैजनाथ, बागेश्वर, बालेश्वर मंदिर, इन जगह से भी हमको ताम्रपत्र और शिलालेख प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के देखें, ये कुलीन शासकों से संबंधित है। जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं वो हमको किसके बारे में जानकारी देते हैं, कुलीन शासकों में, जिनमें कि शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, गौमित्र, ये जो है इनके नाम अंकित हैं। ठीक है, इनकी खोज 1975 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और जो तीसरी सदी के जो मुद्रा लेख हैं वो मोर ध्वज से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तीसरी सदी के मुद्रा लेख हमको कहाँ से प्राप्त हुए, तीसरी सदी के मुद्रा लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोर ध्वज। तो बेसिकली हमको जो लेख मिले हैं वो शिलालेख मिले हैं। ठीक है, मूर्ति पे कुछ लेख मिले हैं, कुछ ईंटों पे भी मिले हैं, त्रिशूल लेख मिले हैं, और कुछ ताम्रपत्र, कुछ कुषाणकालीन मुद्राएं भी मिली हैं। मुद्रा लेख में मोर ध्वज भी प्राप्त हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट लेख है वो हमको कालसी वाला लेख है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कालसी लेख के बारे में। तो कालसी लेख की जो खोज की थी वो मिस्टर फॉरेट ने की थी। किन्होंने की थी, कालसी लेख की खोज किन्होंने की थी, मिस्टर फॉरेट ने। कब, 1860 में। ठीक है, और इसका निर्माण कब किया था, मौर्य जो शासक थे, अशोक सम्राट जो अशोक थे, इन्होंने 257 ईसा पूर्व में किया था। तो कालसी शिलालेख की खोज किसने की थी, मौर्य शासक अशोक ने की थी। कब की थी, 257 ईसा पूर्व में की थी। और इनकी खोज किन्होंने की, मिस्टर फॉरेट ने। कब, 1860 में। ठीक है, कालसी जो लेख है वो देहरादून जिले में यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है। तो कालसी नदी के लेख कौन से 2 नदियों के संगम में है, यमुना और टोंस नदी। और इसके अलावा एक और गाड़ भी बहती है यहाँ पे, इसको अमलावा बोलते हैं। ठीक है, कालसी शिलालेख को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, चित्रशिला। और इस शिला में इसका चित्र मिलता है, हाथी का चित्र मिलता है। कालसी जो शिलालेख है ये जो है प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में रचित है, जबकि पाली उस समय की क्या थी, जनसाधारण की भाषा थी। तो जो शिलालेख लिखा गया था, कौन सी भाषा में लिखा गया था, प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में। लेकिन उस टाइम की जो जनता थी, जो कॉमन लोग थे, वो कौन सी भाषा यूज़ करते थे, वो पाली भाषा यूज़ करते थे। ठीक है, कालसी लेख में अशोक ने घोषणा की कि मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की है और लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा अपनाने की बात की है। तो जब उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था, उसके बाद जब उनको जो एहसास हुआ कि उनको युद्ध नहीं करना चाहिए, तो उसके बाद उन्होंने जो है ये कालसी लेख में इसमें क्या दिया है, अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है। ठीक है, कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ठीक है, तो कालसी अपरांत। कालसी का प्राचीन नाम सुधनगर व कलकूट था, जो कि कुड़िंदों की राजधानी भी रही है। ठीक है, तो कालसी का प्राचीन नाम क्या था, सुधनगर, और कलकूट कुड़िंदों की क्या थी, वो राजधानी थी। तो ये हमने कालसी शिलालेख के बारे में बताया, जो कि अशोक के द्वारा निर्माण किया गया। देखते हैं जो उस शिलालेख में शब्दावली यूज हुई है वो किस किस चीज़ों को डिनोट करती है। जैसे कि पल्लिका बोला जाता था उस टाइम के छोटे गांवों को। ठीक है, भृत्या बोला जाता था सेवकों को। कोटपाल बोला जाता था गढ़ रक्षक, माने उस जगह के रक्षक को बोला जाता था। अक्षपटलिक लेखा परीक्षक, जो लेखा जोखा करते थे। तालुका बोला जाता था तहसील को। महतम ग्राम शासक, जो गांव का शासक होता था। प्रतिहार द्वार रक्षक को। ठीक है, बलाध्यक्ष सेना नायक को। कुलचारिक तहसीलदार को, और महादंडनायक प्रधान सेनापति को। तो ये सारे नाम आज हमने देखा आद्य ऐतिहासिक काल में, आपके गढ़वाल और कुमाऊं वाला क्षेत्र देखा, और इसके बाद हम एंट्री करेंगे ऐतिहासिक काल में।